हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस परम क्लासेस चैनल के वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हर बार की तरह है, हर वीडियो की तरह है, हम आज भी एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉपिक क्या है ये तो जानकारी पता लगेगा, लेकिन मैं बता दूं, जो भी होगा वो नया होगा, जो भी होगा वो जानने योग्य होगा और अपनी भाषा में और अपने ही अंदाज में जानने का होगा। दोस्तों, रटने का नहीं होगा, याद करने के लिए होगा और समझने के लिए होगा। दोस्तों, मैं आज बता दूं कि जो आज हम बात करने वाले हैं वह अनुसंधान का एक टॉपिक है। अनुसंधान में रिसर्च का एक टॉपिक है। दोस्तों, हमने लगभग सारे टॉपिकों को देखा है, लगभग सारे जो हमारे मेन टॉपिक थे रिसर्च के उसको हमने देखा है, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है, अंदाज लगा सकते हैं आप? चलिए मैं बता देता हूं, वह है सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? चलो दोस्तों, एक बार इसको साइड में रखते हैं और हम निजी जिंदगी का एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल में होती है। दोस्तों, सेंटर के अंदर हमारा व्यवहार होता है, हमारी प्रवृत्ति होती है और हमारा व्यवहार लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति। यदि मेरा व्यवहार अच्छा है तो क्या होगा, आप सभी का व्यवहार अच्छा होता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो वैसा ही हो जाता हूं जो सामने वाला है। तो दोस्तों, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपका केंद्रीय प्रवृत्ति, आप सेंटर में है, आपका व्यवहार सेंटर में है और आपके व्यवहार पे सबका व्यवहार टिका रहता है। इसी तरह है, इसी की भांति केंद्रीय प्रवृत्ति भी होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति हम जब अनुसंधान में देखते हैं तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि अनुसंधान में केंद्रीय प्रवृत्ति क्या चीज है। दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति वह है जिसके चारों ओर, जिसके आसपास चरों के जमाव की उपस्थिति होती है। दोस्तों, वही बात आ गई ना, मैंने क्या कहा, अच्छा व्यवहार आपको अट्रैक्शन करता है, खींचा चला जाता है व्यक्ति। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं। कृष्ण सबसे अच्छा उदाहरण है इस चीज का। कृष्ण जब बंसी बजाते थे, वो किसी को कहते नहीं थे मेरे पास आओ, लेकिन सारे के सारे उसकी ओर खींचे चले आते। चाहे गाय हो, चाहे गोपिका हो, चाहे वन की लताएं हो, कोई भी क्यों ना हो, सारे रुष्ट हुए परिजन भी उसकी बंसी की आवाज सुनकर उसकी तरफ खींचे चले आते। दोस्तों, यह है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। मापन क्या था, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या थी? भगवान श्री कृष्ण का बंसी वादन। और मापन क्या था? मापन यह था कि सारे खींचे चले आते थे सम्मोह शक्ति से, यहां तक कि उसकी सम्मोह शक्ति से उद्धव तक को वो हो गई थी जलन कि भैया मैं देखता हूं, मैं मेरी ओर कर लेता हूं। तो कृष्ण ने क्या कहा, जा कर तेरे व्यवहार से, लेकिन नहीं हो पाया। दोस्तों, यह व्यवहार है। केंद्रीय प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें व्यवहार को समझना पड़ेगा। व्यवहार वह चीज है, देखिए, हम एक व्यक्ति का व्यवहार, अब ये क्या कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, कि हम एक व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके समाज का, उसके, हम कह देते हैं तेरे कुल का व्यवहार ऐसा ही होगा, तेरे सामाजिक मूल्य ऐसे होंगे, तेरे पारिवारिक मूल्य तुम्हें ऐसे मिले होंगे। तो ये क्या है, औसत निकाल लेते हैं कि उसका एक व्यवहार उसका कैसा है। एक व्यक्ति के व्यवहार से हम पूरे खानदान को उसको बता देते हैं कि तू कैसा है, तेरा खानदान कैसा है। तो दोस्तों, ये होती है केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय व्यवहार। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। इसके अलावा मैं और चीज बता दूं आपको। चावल उबलने रखे हुए हैं, ध्यान देकर सुनिएगा, नीचे आग बराबर लग रही है, आंचल, लेकिन कुछ पक जाते हैं और कुछ नहीं पकते हैं। क्या आग बराबर नहीं मिली? क्या आग बराबर मिली है, लेकिन उनका व्यवहार सही नहीं है। वैसे ही है जैसे कि एग्जाम तो सबके लिए है, लेकिन उसको जो है सक्सेसफुली पास हर कोई नहीं कर पाता है। वही मेरिट होल्डर होता है जिसका व्यवहार पढ़ाई के प्रति अच्छा होता है। दोस्तों, यह व्यवहार है, चाहे पढ़ाई के प्रति हो, चाहे किसी से बातचीत करने के लिए हो, चाहे कम्युनिकेशन के लिए हो। व्यवहार केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है। लोगों की सोच ही हो जाती है कि वो है ही ऐसा।
तो हम जान लेते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। इतनी बात करने का मतलब क्या था कि आप, मैंने बहुत से बच्चे देखे, बहुत से स्टूडेंट्स देखे मेरे भी, जो सेंट्रल टेंडेंसी को रटते थे, याद नहीं होता था उनको, वो सवाल लेफ्ट करके आ जाते थे कि सर आया नहीं, 20 नंबर का सवाल था। जब मैंने उन्हें बताना शुरू किया तो आगे जो आने वाले स्टूडेंट थे, जो मेरे नए स्टूडेंट, उन्होंने कहा सर आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया इनको, हमें इतना इजी लगा, हमारे 18 नंबर आए उसके, 18 नंबर उस सवाल के अंदर। तो दोस्तों ये होती है आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो अब हम इसको परिभाषाओं के माध्यम से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि है क्या, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए और भी ज्यादा। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब है चर मूल्यों के एक समूह है, व्यक्तिगत हो, खंडित हो या अखंडित, में किसी चर मूल्य के आसपास अन्य मूल्यों को केंद्रित होने की प्रवृत्ति को एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। मैंने क्या कहा, व्यवहार का है ना, और चर भी क्या है, एक व्यवहार है। चर में गुण है। चर दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है, आश्रित और स्वतंत्र। वैसे व्यवहार क्या होता है, व्यवहार स्वतंत्र भी है और आश्रित भी है। मैं बता दूं कैसे है। व्यवहार तो स्वतंत्र तो ऐसे मेरा व्यवहार है या मेरा है, मैं ऐसा ही हूं। एक परिवर्तन वाला कौन सा, आश्रित कैसे है, जैसा सामने वाला होता है वैसे आप हो जाते हो, है कि नहीं आश्रित, मेरे को बताइए। उस स्वतंत्र कौन सा, स्वतंत्र सामने वाला है और आप आश्रित है क्योंकि आपके अनुसार व्यवहार करते हैं उसके। यह है केंद्र प्रवृत्ति का माप। दोस्तों चर है, उसके आसपास मंडराते हैं वो, उसके आसपास इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं उसे, सेंट्रल टेंडेंसी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगला हम जान लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं, उस बिंदु को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं को जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वही चीजें वापस आ रही है दोस्तों। मैंने क्या कहा, व्यवहार वह बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है जो आपको या तो देकर जाता है या आपसे लेकर जाता है। दोस्तों होता क्या है, बिन अवसर फीकी लगे अवसर की भी बात, और एक है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे आप शीतल हो। यह है केंद्रीय प्रवृत्ति। यदि आपकी वाणी में प्रभाव है तो आप किसी से भी काम करवा सकते हैं। यदि आपकी वाणी में ओजपूर्ण है तो आप किसी भी जो दुराचारी है, दुष्कृत्य वाला, उसको भी झुका सकते हैं। यह है केंद्रीय प्रवृत्ति। कई बार आपने देखा होगा जो कि आपके दुश्मन है वो भी झुक जाते हैं आपके सामने। बोला है मैंने तो ये सुना था आपका व्यवहार तो इतना बढ़िया निकला, और आपका मुरीद हो जाता है। दोस्तों यही है केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, वो सेंटर में क्या रख रखा है आपने सेंटर में रखा अपना व्यवहार। कई बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि मैंने व्यवहार कमाया है, पैसा नहीं कमाया है। तो सेंटर में क्या हुआ, व्यवहार। अब व्यवहार से उसके 100 काम निकल जाते हैं। तो लोगों ने पूछा व्यवहार की परिभाषा तो बता, तेरे कितने व्यवहार है, क्या व्यवहार है। तो उस व्यवहार को नापने के लिए जो भी प्रवृत्ति या मापन है वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है दोस्तों। और उसे मापने के लिए उससे पहले हम एक दो परिभाषाएं और जान लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की और कौन कौन सी है परिभाषाएं तो जान लेते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों से तात्पर्य औसत मान से होता है दोस्तों। किसी ने पूछा कि आपके व्यवहार से आपको मिला क्या आज तक, आपका अच्छा व्यवहार मान लिया, आप उत्तम व्यवहार के मान लिए, आप सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के व्यवहार वाले हैं मान लिया, लेकिन आपको मिला क्या। तो आपने कहा सुन मेरी बात, मैं बताता हूं, ये मिला और मेरा बिना कहीं काम हो गया। ये औसत निकाला कितना हुआ। यदि 5 में से एक गलत हो गया तो हम उसे गलत नहीं कह सकते। हो सकता है परिस्थिति के अनुसार हो सकता है किसी कारणवश हो। तो यह है केंद्रीय प्रवृत्ति, क्योंकि आपने अपना व्यवहार नहीं छोड़ा। आपने अपने व्यवहार से सब लोगों को प्रभावित किया, इफेक्टिव किया, और आपके आसपास एनवायरनमेंट ऐसा बनाया कि सारे लोग आपके जैसे होने लगे। तो वो औसत मान निकला। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, साईं,
हो चाहे कोई भी हो, गॉड कोई भी हो, राम, कृष्ण या मोमडन्स के जो भी हैं उनके देवता, या मैं कुछ भी नहीं कहता, ईसाई, यीशु मसीह या सिखों के गुरु नानक देव, कोई भी हो समाज के, यदि वो आज केंद्रीय व्यवहार अच्छा नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती तो उनको मानते क्यों, उनको भगवान क्यों कहते लोग, बताइए मुझे। और यहीं पे है दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, इसे कहते हैं व्यवहार, सेंट्रल व्यवहार कहते हैं दोस्तों इसको। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो हर कोई आपकी ओर खींचा चला जाएगा, और यदि व्यवहार नहीं है तो आपसे दूर हट जाएगा। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे से विपरीत है, यही है केंद्रीय प्रवृत्ति। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जान लेते हैं, कैसे मापा जाता है व्यवहार को, या चरों की स्थिति को कैसे नाप सकते हैं हम, अब व्यवहार को कैसे मापते हैं। तो दोस्तों सांख्यिकी में औसत का अर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से लगाया जाता है। सांख्यिकी में औसत का मतलब क्या, एवरेज। एवरेज क्या है उसके बाद बात करते हैं। एक कोई और समाजशास्त्री है, राय के अनुसार उन्होंने कहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। सारी बात इसी में निहित है दोस्तों। बात यह है यदि मेरे को किसी भी देश की प्रकृति को देखना है, प्रगति को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां की युवा शक्ति जो एकमात्र है, किसी भी युवा को चूज कर लूंगा, मैं उसकी जो से बात करके देखूंगा कि विकासशील विकसित क्या है। ये विवेकानंद ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा यदि मेरे को किसी भी देश का विकास या किसी देश की अवस्था देखनी है तो मैं देख के बता दूंगा कि यह युवा अवस्था है या पल्लवन स्थिति है, विकासशील अवस्था में बता सकता हूं। यह है केंद्रीय प्रवृत्ति। औसत निकाला उन्होंने। औसत किसका निकाला, मेन में किसको रखा, युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी के प्रेरक थे वो स्वामी विवेकानंद, युवा पीढ़ी के प्रेरक आज भी है दोस्तों। वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, आज भी युवा उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसके बाद बात आती है केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमुख माध्य निम्न प्रकार है। पहला तो समानांतर माध्य, जिसे हम मीन कहते हैं, मीन मीन्स माध्य। उसके बाद माध्यिका है, माध्यिका, मीडियन, और फिर हम कहते हैं मोड। ये तीन तरह के होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। दोस्तों इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि हम क्या इनके बारे में जानते हो, क्या जान सकते हैं। दोस्तों बात आती है एक बहुत ही अच्छी कही गई है कि जब तक हम नहीं जान लेते किसी के बारे में, हमें उनके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जान लेते हैं। तीसरा है बीजगणितीय नियमों से प्रयोग से अज्ञात आंकड़ों को भी इस विधि से माप लिया जा सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं, मध्यमान। मीन क्या है, मीन के हम लाभ भी देख सकते हैं, मीन के क्या लाभ हैं, मीन के क्या दोष हैं, और मीन के क्या महत्व है, उनको भी हम आराम से जान सकते हैं इसके माध्यम से कि मीन क्या है, उसका जो है फायदा क्या है, लाभ क्या है। उसके बारे में जानने के लिए हम ये देख लेते हैं कि मध्यांक, माध्य क्या है, मध्यांक क्या है और माध्यम क्या है, या मोड यानी बहुलांक क्या है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं समानांतर माध्य क्या है। समानांतर माध्य को जानने के लिए हम देख लेते हैं कि समानांतर माध्य की लाभ क्या है और समानांतर माध्य कहते किसे हैं। दोस्तों जान लेते हैं हम। समानांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग से उसकी संख्याओं को भाग देने से प्राप्त होता है। अब इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जनरल लाइफ से, डेली रूटीन से एग्जांपल लेते हैं। यदि मेरे को किसी भी क्लास के बच्चों का रिजल्ट देखना है तो मैं क्या करूंगा, सभी बच्चों का टोटल कितने कितने नंबर आए सब्जेक्ट में वो ले लूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि एक बच्चे के 20 नंबर आए, 20 में से एक के 29 आए, एक के 25 आए, इन सबको ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय, जैसे 20 स्टूडेंट्स है तो डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। जो संख्या आएगी वो समानांतर माध्य है। वो क्या है, मीन है। मीन निकल कर आ जाएगी भैया इनका औसत ये है। ये हो गया आपका समानांतर माध्य, जिसने कि आपको बता दिया कि उस क्लास का औसत कैसा है या उसकी क्लास के औसत बच्चे कैसे हैं। उसके बाद परिभाषा क्या है,
गणितीय मध्यमान भिन्न भिन्न आंकड़ों के योग को इसकी संख्या में विभाजित करने पर प्राप्त होता है। उसके बाद सिम्पसन ने एवं काफ्का के शब्दों में मध्यमान एक उपलब्धि है जो कि समूह में पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। मैंने वही बात कही, टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्लिक टोटल ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, which number will become as the result, that will be the mean। उदाहरण के तौर पर उदाहरण दे सकते हैं, संख्याएं हैं 20, 10, 5, 15, 10 का मध्यमान निकालना है तो ये संख्या कितनी 5, तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, कितना आया 75 आता है, 75 राइट, ये है मध्यमान। उसके बाद आती है अब मध्यमान के गुण क्या है। यह मध्यमान है जो माध्य है, उसका गुण क्या है, क्या है इसका गुण, और सच जो है उसका क्या गुण है तो बता देता हूं। किसी भी एक मान से ज्ञात न होने पर ही मध्यमान की गणना संभव नहीं है। इस प्रकार मध्यमान सभी आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। क्लास में कितने हैं सबका नहीं कर सकते, और सब तो सबका नंबर लिया हमने डिवाइडेड बाय करके तो हमें पता लग गया कि उसका गुण क्या है, उस क्लास का क्या गुण है ना। उसके बाद है इसके द्वारा समस्त शोधकर्ता समान मूल्य प्राप्त करते हैं क्योंकि इसमें निश्चित नियमों सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक विश्वसनीय विधि है। दोस्तों फॉर्मूला मैं आपको एक बात बता देता हूं, साइंस में जो बात कही जाती है वो कभी अविश्वसनीय हो ही नहीं सकती, ट्रस्टेबल होगी, बिलीवेबल होगी, क्योंकि वो उसके अंदर फॉर्मूलाज लगते हैं, उसमें सिद्ध किया जाता है, उसमें प्रूव किया जाता है कि आंसर कैसे है और ये सही क्यों है, ये है। उसके बाद आता है आपका मध्यमान के समस्त अंकों के विचलन का योग शून्य होता है, इस प्रकार वह एक संतुलन बिंदु होता है। जीरो सेंटर में होता है। अब जीरो के सेंटर के आसपास कौन कौन से, या तो 0 से 10 होगा, 0 से 15 होगा, ये आपकी बीच की जो सीमा है, 0 से 10 तो 10 का अंतराल हो सकता है, 0 से 15 तो 15 का अंतराल हो सकता है, तो ये टाइप का क्या होता है मध्यमान इनके बीच में हो सकता है। उसके बाद है मध्यमान सबसे अधिक बार केंद्र प्रवृत्ति की मापन में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह एक सरल व समान गणना करने में आसान विधि है। यह आसान विधि है क्योंकि यह हमें वो सारी चीजें प्रदान करता है जो कि हमें चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें देता है और इजीली दे देता है, औसत निकालना इजी हो जाता है। तो ये क्या है मध्यमान की गुण है। अभी हम और जान लेते हैं क्या गुण है। बीजगणितीय नियमों में प्रयोग से अज्ञात आंकड़ों को भी हम विधि से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सरल है, टोटल करके डिवाइड तो करना है नंबर ऑफ यूनिट से, हो गया तो इजी है सबसे। मतलब बीजगणितीय जो कि बीजगणित है उसके अंदर भी हमें नहीं निकाला जा सकता तो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद बात होता है मध्यमान के लिए लिए गए विचलनों को वर्ग का योग किसी अन्य मूल्य के लिए किए विचलनों के वर्गों के योग से कम होता है। मतलब हमने जो किया कार्य, यदि हम कोई और उसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब हम मध्यमान की सहायता से कार्य करते हैं तो हमें क्या होगा, उससे जल्दी सरल और सटीक आंसर मिलेगा, क्योंकि वही बात है कि उसमें सूत्र के माध्यम से काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हर चीज की भांति, हर टॉपिक की भांति, हर व्यवहार की बात, इसमें भी कुछ दोष है दोस्तों, क्योंकि कुछ गुण है तो कुछ दोष अपने आप आ जाते हैं, वो सोच से भी हो सकते हैं। तो हम इसके बारे में दोष क्या है वो भी जान लेते हैं, ताकि हमें इन दोषों को ध्यान में रखकर इसका उपयोग करना चाहिए। तो मान लेते हैं दोस्तों, यदि अंक श्रृंखला में एक मूल्य ज्ञात ना हो तो मध्यमान की गणना नहीं की जा सकती है दोस्तों। सपोज 20 बच्चे हैं, 20 में से एक का पता नहीं है हमें, तो वह सही औसत नहीं निकलेगा, क्योंकि 20 में से हमें एक का पता नहीं लगा तो जटिल हो गई है, गणना सही नहीं है, ये गलत गणना हो जाएगी, औसत गणना गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मध्यमान की गणना सभी मूल्यों की सहायता से की जा सकती है, अतः कभी कभी अमान्य या सीमांत पद इसके मूल्यों को प्रभावित करते हैं, तो यार नेगेटिव में आ जाते हैं, तो वहां ये सही नहीं बैठता। यह खाली पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए संभव है और उनके लिए नहीं है। उसके बाद बात आती है, इसी कारण यह मापन अंकों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों माइनस है, यहाँ पे काम नहीं करेगा।
यह पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है, नेगेटिव का नहीं। उसके बाद बात आती है कभी कभी यह अवास्तविक मूल्यों को प्रदर्शित करता है, तो करेगा ना दोस्तों। यदि आपके, अब देखिए दिक्कत क्या होती है, यह इसके फॉर्मूले का या इसका दोष नहीं है, दोष किसका है, जो इसका यूज कर रहा है। क्यों? जब उसे पता ही नहीं है कि स्टूडेंट का, तो पहले उसका पता करो ना कि इसके नंबर क्या है। जिसके पता नहीं है नंबर, तो हमें 20 पूरी क्लास का एवरेज निकालना है, मीन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 19, 19, हमें तो 20 का निकालना था, उसका एक का पता नहीं, तो कैसे सही उसका आंसर निकालेंगे, कैसे मीन सही निकलेगा? तो दोस्तों हमें ज्ञात होना चाहिए। यह है मीन। मीन को हमने जान लिया, मीन क्या है? किसी का एवरेज है। अब हम बात जान लेते हैं समानांतर माध्य के उपनाम क्या है? एक्स माध्य, औसत या समानांतर माध्य, सब नाम से जाना जा सकता है इसको, और इसको कई विधियों से मापा जा सकता है। समानांतर विधि, समानांतर माध्य के मापने की विधि है प्रत्यक्ष, लघु, पद विचलन और या आंकलन या योग रीति। तो इसके दोस्तों कई तरह के हैं और जिसको हम जान सकते हैं जिसके माध्यम से। लेकिन दोस्तों इसमें जो है माध्य एक्स माना जाता है, हमेशा एक्स या ए या शून्य ये होते हैं जिनका कोई माप नहीं होता है। अब मीडियन को जान लेते हैं। मध्यांक क्या है? मध्यांक में मीडियन क्या है? मीडियन तो हमने जान लिया। मीडियन क्या है कि औसत हो गया उसका माध्य क्या है? उसके अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या माप या आकार के मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध हो तो उसके मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि हमारे पास सीरियल होना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए उन नंबरों की, तभी हम सही ढंग से उसका निकाल पाएंगे, निचोड़ हो। उसके बाद हो गया आपका मीडियन क्या है, मध्यांक क्या है? मध्यांक ये है दोस्तों मीडियन, मीडियन मोड, मीडियन मध्यांक। मध्यांक क्या है? माध्य का है, मध्यांक क्या है? तो दोस्तों मीडियन का ये है, बीच का है वो भी। अब देखिए मध्यांक मान किसी मापकों पर उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके ऊपर ठीक आधी इकाइयां व जिसके नीचे ठीक आधी इकाइयां स्थित होती है। मीन से थोड़ा अलग है, आधी आधी इकाइयों बांट दिया जाता है। 0 से 15, 15 से 30 ये आ गए, 15 से 30, 30 से 45 ये आ गए। तो दोनों अलग अलग उसमें बट गए, दोनों के अलग, लेकिन अंतराल बनेगा 15 का। अंतराल 15 का है, क्लास वैल्यू वही है, क्लास इंटरवल वही है, लेकिन हाफ ऊपर है हाफ नीचे है। ये दोस्त ये चीजें हैं। अब हम जान लेते हैं दूसरे शब्दों में हम कहें तो मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रखने के पश्चात माध्य का अंक मध्यांक के लिए चुनना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें भी माध्य काम आता है। मध्यांक या माध्यिका मीडियन को ज्ञात करने के लिए माध्य का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें उसके फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों होता क्या है, हम जान रहे हैं कि माध्य अच्छा है या माध्यिका अच्छा है या मध्यांक जिसको मीडियन कहते हैं वो अच्छी है। तो दोस्तों मैं बता दूं जिसमें सभी के गुण मौजूद हो, कृष्ण था, वो स्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेता था। गोपियों ग्वालों के साथ क्या था? सखा प्रेम, और जब कंस से राक्षस में मिलता था तो वैसा ही व्यवहार, वैसे उनके अनुसार। तो ये है ना, उसे सभी के गुण विद्यमान है माध्यिका में या मध्यांक में। तो दोस्तों जान लेते हैं मध्यांक के गुण क्या है, इसके मीडियन के गुण क्या है। तो देख लेते हैं दोस्तों। गणना करने में सरल व समय की बचत होती है क्योंकि मूल्य सदैव निश्चित रहता है। मैंने क्या कहा? 15, यदि सेंटर या क्लास इंटरवल 15 तो 15 ही रहेगा, 15 का ही रहेगा, ज्यादा कम नहीं होगा। उसके बाद है सीमांत मूल्यों के ज्ञात न होने पर भी मध्यांक की गणना संभव है क्योंकि हमने क्या किया, 15 से 0 से 15 कितना, हमने शुरू में क्या लिया? 0 लिया। इसमें 0 ले सकते हैं, इसमें 0 का भी मान है। 0 से 15 कितने हैं बच्चे? तो 0 से 15 होने का मतलब क्या है? 0 को भी हमने मान माना है, ऐसा नहीं है कि 0 को छोड़ा है। तो 15 का क्लास इंटरवल है, 15 क्लास इंटरवल का मतलब क्या हुआ है? हमने 0 को भी मान दिया, 0 को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये मानता है कि संख्या 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है? इसके दोष क्या है?
देखिए दोस्तों, हमने माना कि सारे गुण इसके मान विद्यमान है, लेकिन फिर भी दोष है। दोष तो सभी में है। कृष्ण को हम सब सही मानते, लेकिन जो कंस के अनुयायी थे उसको गलत मानते थे। तो दोष हर किसी में है। भगवान में भी लोगों ने दोष बता दिया। बताओ, मैं बता देता हूं, दोष किसका है? सोच का है, नजर का है, या हमारा खुद का है? उनका नहीं है। मैं बता देता हूं कैसे। कभी कभी जब मूल्यों के मान में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है तो इसके द्वारा प्राप्त मान व्यक्त आंकड़ों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कई बार क्या होता है, 15.3, 15.5 जो ये है ना संख्या, उसमें दिक्कत आ जाती है। या नेगेटिविटी में नेगेटिव मार्क्स है तो उसमें भी ये कुछ नहीं कर सकता। 0 से 15 तो हो सकता है, लेकिन -15 हुआ तो कैसे करेगा? तो वहां पे थोड़ा सा विचलन या थोड़ा सा मान निकालने में या फॉर्मूला लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद बात आती है बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, जो कि माध्यम में ही संभव है। बीज गणितीय जो है आकलन वैसे संभव नहीं है, क्योंकि वो माध्यम ही संभव है। उसके बाद बात आती है किसी सूत्र के प्रयोग न होने से प्राप्त मान विश्वसनीयता खो देते हैं। यहाँ पे सूत्र लागू नहीं होते नेगेटिविटी के। बीज गणितीय हम नहीं निकाल पाते हैं, नेगेटिव मार्क्स होते तो हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसका क्या विश्वास खो जाता है। उसके बाद बात आती है यह स्थैतिक माध्य है, यह तोरण द्वार से भी ज्ञात किया जा सकता है। तोरण द्वार क्या होता है? गोल्टन विधि का संबंध मध्यका से है। इसका प्रयोग बुद्धिमत्ता के साथ जांच हेतु किया जाता है। वह व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी और सतत श्रेणी के अलावा और भी बहुत से हैं दोस्तों, जिसे जानने के लिए हमें सब कुछ देखना पड़ता है। और यह है इसकी सतत श्रेणियां, 3 श्रेणियां हैं इसकी। लेकिन दोस्तों इनको जानने से कुछ नहीं होगा। हमें जानने के लिए इसके बारे में, इसकी गणना के सूत्र को भी जानना पड़ेगा। तो माध्यिका देख लेते हैं, माध्यिका है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यिका मीन, मोड, मीडियन, तो मीडियन जो है वो माध्यिका हुई, मध्यांक हुआ, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि माध्यिका परिमाण के अनुसार व्यवस्थित आंकड़ों के समूह के मध्य का स्कोर है। मान लिया हमने माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति सूत्र के अन्य मापों के विपरीत माध्यिका मान विषम आंकड़ों और आउटलायर्स से प्रभावित नहीं होता है। विषम आंकड़े हो गए 4, 5, 7, 9, कई 4 आगे के 5, इससे वो प्रभावित नहीं होता है और उसका सही प्रमाण देता हो। अब यदि किसी चर में प्रेक्षणों को मान के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है तो उस क्रमबद्ध सूची में मध्यमान के संगत मान द्वारा एक माध्यम मान दिया जाता है, अर्थात उसके अनुसार माध्यम का निकाल लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 95, 73, 86, 14, 21, 53, 35, 64 एंड 49। ये क्या है? कुछ नंबर्स है। इसको हम क्या करेंगे? व्यवस्थित क्रम में लगा लेंगे। व्यवस्थित क्रम में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हम किसी भी ढंग से लगा सकते हैं, लेकिन हमें देखना ही होगा जिस क्रम में हम लगा रहे हैं ना, उसी क्रम में लगाना पड़ेगा हमें। हम बीच बीच में छोड़ नहीं सकते, तभी हमें सही परिणाम निकलेंगे। तो हम दोस्तों देख लेते हैं उसका सूत्र क्या है। n/2 प्लस नंबर्स, तो ये उसका सूत्र है। अब हम जान लेते हैं कि बहुलांक क्या है। बहुलांक क्या होता है जानते हैं दोस्तों आप? मोड क्या है? मीन, मोड, मीडियन। हमने मीडियन जान लिया, हमें जानना है मोड क्या चीज है। मोड क्या है? किसी भी काम को, चीज को करने का जो माध्यम होता है उसे मोड भी कह सकते हैं। दोस्तों हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें रटने की बजाय समझना है। तो मोड क्या है? बहुलांक जिसमें कि सभी के गुण पाए जाते हैं। बहुलांक वो है जिसमें सभी के गुण पाए जाने के साथ ही वह सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह है दोस्तों। तो मध्यांक को जानने के लिए, मोड को जानने के लिए हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि बहुलक है क्या। तो बहुलांक क्या है? बहुलांक गणना करने में बहुत इजी एक विधि है, जिसके माध्यम से हम मध्य मतलब मीन, मीडियन सारे उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। यह है मध्यमान। मध्यमान मीन्स मोड, मोड मीन्स बहुलांक, बहुलांक बोलते हैं उसको। अब इसके गुण भी देख लेते हैं। बहुलांक के क्या गुण है? यह अति सरल है और आसान है। उसके बाद सीमांत पदों के बिना भी गणनीय है। हमारे पास यदि एवरेज भी नहीं है तो भी हम इससे अपना काम चला सकते हैं, उसका अलग ही व्यवहार है।
इसकी गणना में केवल अधिकतम केंद्रीकरण का बिंदु ज्ञात होना ही पर्याप्त है। हमें अधिकतम बिंदु कौन सा है वो बता दो, बाकी का हम एज्यूम करके भी कर लेंगे। उसमें ये है, इस मोड में, बहुलांक में। अब बहुलांक के दोष क्या है? प्राप्त परिणाम संदेहास्पद है, क्योंकि हमें मिनिमम तो पता ही नहीं है, हमने एज्यूम किया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अनिश्चित व सबसे अपरिभाषित है। बस मोड क्या है? मोड है। परिभाषित बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि इसमें सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। सारे गुण पाए जाते हैं तो वह एकमात्र है मीडियन, सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा सही रिजल्ट वाला यदि कोई है, सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट का जो भी टूल है वो है मीडियन, मध्यांक या माध्यिका जिसको बोलते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी बहुलांक श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति अत्यधिक बार होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण द्वारा केंद्र को विभिन्न श्रेणी में बदल कर भी हम उसके परिमाण निकाल सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं, माप ज्ञात कर सकते हैं। यह है बहुलांक जो आपको सुविधा देता है। मोड वह है जो आपको हर तरीके से आंसर निकालने की सुविधा देता है, लेकिन उसमें आपको खाली ओनली आपके पास हाईएस्ट नंबर है, लोवेस्ट नहीं है, तो सही माप नहीं निकलेगा। जानने की दृष्टि से हमें जानना पड़ेगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, मीन, मीडियन, मोड। लेकिन मोड बहुलांक है, उसके पास बहुत से अंक होंगे, लेकिन उसके पास यदि निम्न नहीं है अंक तो सही आंसर नहीं निकलेगा, ये मानकर ले लीजिए। आप एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे आप? एजम्पशन से साइंस नहीं चलता है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मोड का उपयोग फ्रेंच भाषा के LA मोड से किया जाता है, जिसका सेकेंडरी बिंदु ही मोड है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक अस्थिर माध्यम। मैंने क्या कहा? अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। उसके बाद मौसम संबंधी जानकारी बहुलक द्वारा प्राप्त हो सकती है। कार्ल पियर्सन ने विषमता का, जो कार्ल पियर्सन ने जो दिया है वो मोड का दिया है, न किसी और का दिया है। दोस्तों हमने आज एक जाना है कि मोड, मीडियन, मीन, मोड, मीडियन होता क्या है, मीन, मीडियन, मोड आखिर है क्या। दोस्तों इन सबको जानने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको निजी व्यावहारिक लाइफ की तरफ जानकर देखने की जरूरत है, उसी परिप्रेक्ष्य में जिस परिप्रेक्ष्य में हम मीन, मीडियन, मोड को जानना चाहते हैं। मीन क्या हो गया? हमारा सेंटर में जो गुण है और हमारी ओर सारे खींचे चले आते हैं, वो तो आपका मीन। यदि आप औसत निकालना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, कुछ आपसे चलते हुए दूर हो जाते हैं, राइट। फिर आता है आपका मीडियन का। मीडियन को भी समझा देता हूं दोस्तों। मीडियन क्या होता है? उसमें माध्य का भी गुण है और अन्य भी गुण है। दोस्तों अब क्या है? जीरो। अब आपको ये कहा जाए कि आपका मीडियन क्या, मध्यांक क्या है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि ये सही है, तो आपने क्या कहा? 0 से 15 उम्र के लोग इतने मेरे को चाहते हैं, 15 से 20 उम्र के इतने लोग चाहते हैं, 20 से 30 इतनी एज के जो लोग वो चाहते हैं, तो ये हो गया आपका मीडियन। लेकिन क्लास इंटरवल वो सेम होना चाहिए 15 का। लेकिन मोड वो है दोस्तों अस्थिर है। वो कहता है कि आपकी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलता है और व्यवहार के अनुसार ही आपके व्यवहार जो लोग हैं वो बदलते हैं। कहते हैं कि कई बार तो क्या होता है, हर कोई पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। मोड ये कहता है, मोड क्या कहता है? आपके पास पैसा खत्म, आपका व्यवहार खत्म, राइट। ऑल थिंग इज बैड की भैया सबसे बड़ा रुपया, माँ बाप बड़ा ना मैया, ऑल थिंग इज बैड की भैया सबसे बड़ा रुपया। मोड ये कहता है। लेकिन मीन क्या कहता है? आपका व्यवहार, आपके दिन कैसे ही जाए, दिन कैसे भी आ रहे हो, दिन कैसे भी चल रहे हो आपके, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से लोग आपको छोड़ते नहीं है, आपका साथ देते हैं, वो है मीन। मीन क्या? औसत लोग मेरे साथ कितने, औसतन कितने लोग हैं जो कि मेरे साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं कि कोई कहता है कि आपके साथ आप चुनाव में तो खड़े, कितने लोग हैं? बोला सारी पब्लिक मेरी है। बोला कैसे? बोला मेरे व्यवहार से। कोई भी एक देश हो, उसका प्रधानमंत्री लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन रहा है,
क्या वजह है, सेंटर में क्या है उसका सेंटर में उसका गुण। हर व्यक्ति, हर प्रांत, हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोगों को एकत्र एकजुट करने का जो उसका है वह है। और उस पार्टी के लोग क्या कहते हैं, हमारा मीन क्या है, ये बंदा है। मीन हमारा मुख्य औसत ये है जो कि सबको जोड़कर रखता है। मीडियन में क्या है, सारे गुण है। मीडियन जो उसमें सारे गुण है, अच्छाई के भी, बुराई के भी, विपक्ष है किसी भी देश का, उसमें सारे गुण होते हैं। वो समय के अनुसार पार्टी बदल लेता है, जिस तरफ रुख चल रहा है उस टाइप तरफ चल लेता है। लेकिन नेगेटिविटी का कोई काम नहीं है। जहां पे नेगेटिविटी आ गई वहां पे माध्यिका का भी काम नहीं है। माइनस मार्क आ गया तो कहां से करोगे आप, कहां से गवर्नमेंट चलाओगे? यदि आपके पास गुण नहीं है तो आप गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हर रोज अब एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाता है, लेकिन सच वो सही नहीं है, वो एक दिन सामने आएगा। यही माध्यिका कहती है, यह मध्यांक है। और बहुलक तो पूर्ण तरह से अस्थिर है। कहते ना कि जिसे लोटा ऐसा लोटा है वो कि कहीं भी देखा उधर रुक कर लेता है। जिस तरफ देखा कि हाँ भैया इधर बढ़िया है, राजनीति में बहुत देखने को मिलता है बहुलक। जहां आपको दिखा कि इधर मेरे को फायदा हो सकता है, इधर मेरे टिकट मिल सकती है, उधर चला जाएगा। पता लगा इधर नहीं है तो पार्टी छोड़ देगा और उसको अब्यूज करने लग जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। यह है बहुलांग। दोस्तों, सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट हमने आज जाना, लेकिन आपने क्या समझा, आपके कितना काम आया, ये हम कैसे जानेंगे? ये हमें जानने के लिए आपकी आवश्यकता है, हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीन का, हमें काम में लेनी पड़ेगी मीडियन, हमें काम में लेना पड़ेगा मोड। कैसे? हमें ज्ञात करना पड़ेगा कितने लोग व्यू करते हैं हमारे चैनल, कितने वॉच कर रहे हैं और क्या कमेंट कर रहे हैं, प्लस कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने बेल आइकन दबा रहे हैं और कितने लोग पर डे जुड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहने की जरूरत नहीं होती है, व्यवहार अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात और बताता हूं आपको, हर कोई व्यक्ति हर किसी चैनल की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह उसी तरफ जाएगा जहां पे उसको उसके अनुरूप मेंटर मिलता हो। उसे यदि अच्छा मेंटर मिलेगा तो वहां जाएगा, सिंपल सी बात है। दोस्तों, मेंटर के साथ साथ आपकी भाषा में बात की जाए, मेंटर तो मैं आपको रटा दे सकता हूं, लेकिन आपकी भाषा में आपके स्तर पर आकर बात करूंगा, तभी आप अहमियत को मानेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मीन मोड मीडियन होता क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के माप क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हम और भी जानेंगे, लेकिन उन्हें जानने के लिए हर रोज आपको वीडियो से जुड़ना पड़ेगा, आपको प्रकाश चैनल से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यह मेरी गारंटी है कि यदि आप समय देंगे तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, यह मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। दोस्तों, इतनी भाषा, सरल भाषा में जितना आपको बताया जाए, तो दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं बीच में आपको, दोस्तों आपका यूजीसी नेट का वापस पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, निरंतर वीडियो को देखिए आप परम क्लासेज के, आपको हर रोज कुछ नया मिलेगा और वो ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको पूछ लिया जाएगा वो एग्जाम में। तो दोस्तों, उस समय आपको याद आएगा कि हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो परम क्लासेज में पढ़ाया गया था। दूसरा कहता है कि यार मैंने तो पैसे देकर भी पढ़ा लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, बोला हमें हमारी भाषा में पढ़ाया गया था। कौन सा चैनल? परम क्लासेज चैनल। तो दोस्तों, तभी आपको अपने चैनल से सारी चीजें जानने को मिलेगा। दोस्तों, हमने क्या जाना आज, मीन मोड मीडियन क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है, हमने अपने निजी लाइफ से जाना। क्या आपको कोई इतना बता पाएगा इतनी सरल भाषा में? क्या कोई ऐसा है जो आपका परम हितेश परम क्लासेज जितना, क्योंकि चाहे अनुसंधान हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका एडवर्टीजमेंट हो, चाहे पब्लिसिटी हो, या न्यूज राइटिंग हो, या न्यूज रीडिंग हो, या आपके आम लाइफ से जुड़ी कोई भी बातें हो, उससे खुलकर बात करने वाला एक ही चैनल है और वो है परम क्लासेज चैनल। तो दोस्तों, जरूरत किस चीज की है, देखने की, और कमेंट में आपको कैसा लगता है, क्या आप चाहते हैं ये सारा लिख देने का, आपको कौन से टॉपिक पे अधिक जानकारी चाहिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी पता लगेगा। तो दोस्तों, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा हमारा परम क्लासेज चैनल को। कल मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त, इसी चैनल पर। धन्यवाद।